नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल करेंगे लॉन्च। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करना। सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ, संभालेंगे कार्यभार। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। सिक्किम में आधी रात को आया भूस्खलन, 4 की मौत। बचाव में जुटे पुलिस और एसएसबी टीम के जवान, अस्थायी पुल बनाकर 2 को बचाया। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज, सुशीला कार्की सहित कई नाम सुर्खियों में। और हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज 2 भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे आमने सामने। आयुष ने प्री क्वार्टर फाइनल में पूर्व नंबर 2 खिलाड़ी को हराकर किया उलटफेर। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। वो ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। ये पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। गुरुवार को शुरू हुआ ज्ञान भारतम सम्मेलन 13 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन का विषय है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति। ज्ञान भारतम सम्मेलन पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे का रास्ता तैयार करने के लिए देश भर के हितधारकों को आमंत्रित किया है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी, पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकियों, मेटाडेटा मानक, कानूनी संरचनाओं, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों के अर्थ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल है। ज्ञान भारतम मिशन को संरक्षण, डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच के संयोजन से भारत की पांडुलिपि विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है। भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज वाराणसी और अयोध्या की यात्रा करेंगे। मॉरिशस पीएम आज सुबह वाराणसी में काशी विश्वनाथ में दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर बाद डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या पहुंचकर भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को और मजबूत करने का काम करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में स्वागत किया और दोनों नेताओं ने शिष्टमंडल स्तर की बैठक में भी भाग लिया। भारत और मॉरिशस के बीच कई प्रमुख समझौतों पर इस दौरान हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस केवल साझेदार नहीं बल्कि परिवार हैं। दोनों देशों के सपने और नियति एक हैं। साझेदार नहीं बल्कि परिवार की भावना के साथ काशी आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली रही। दोनों नेताओं के बीच पहले द्विपक्षीय और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जिस पर समझौता पत्रों के आदान प्रदान के जरिए अंतिम मोहर लगाई गई। इनमें प्रमुख रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी, कार्मिक प्रशिक्षण, विद्युत, हाइड्रोग्राफी, अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोगों के लिए उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए ट्रैकिंग और टेलीमेट्री स्टेशन स्थापित करने, शिक्षा और शोध के लिए आईआईटी मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के बीच 2 अलग समझौते हुए।
पीएम मोदी ने चागोस समझौते पर मॉरिशस को बधाई दी और कहा कि ये उसकी संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने मॉरिशस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया है, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई थी। अब दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र को दोनों देशों की साझा प्राथमिकता बताते हुए कहा, भारत मॉरिशस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और उसकी समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामगुलाम ने भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, अक्षय ऊर्जा, अवसंरचना और समुद्री सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में उदार सहयोग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी ने कल उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लिया। उच्च स्तरीय बैठक में पीएम मोदी ने राज्य में हुए नुकसान को बारीकी से जाना तो प्रभावितों के साथ भी उनका दुख बांटा। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य को 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया और पीड़ित परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा भी की। तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पहाड़ी राज्य उत्तराखंड भीषण आपदा की चपेट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के दौरे पर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता की घोषणा की गई है। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य के राहत और बचाव कर्मियों से मुलाकात की और उनसे राज्य में आई आपदा के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मी, आपदा मित्र स्वयंसेवक मौजूद रहे और उन्होंने राज्य की स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने उनके कार्यों और प्रयासों को जमकर सराहा। पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित राज्य उत्तराखंड में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने पूरे हालात की जानकारी ली और राहत और बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में गहन पूछताछ की। बैठक के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शपथ दिलाएंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। बाद में सीपी राधाकृष्णन का दीनदयाल उपाध्याय पार्क, चौधरी चरण सिंह समाधि और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि 67 वर्षीय राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कर्नाटक के विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अधिवेशन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत के संविधान की तारीफ करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपस में विचार विमर्श को जरूरी बताया और उम्मीद जताई कि ये 3 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन का परिणाम सार्थक और जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। जब भारत का संविधान बना था आजादी के बाद, उस समय संविधान सभा के अंदर भी सहमति असहमति, विचारों की भिन्नता, विभिन्न दृष्टिकोण होने के बाद भी हमने व्यापक चर्चा और संवाद के साथ संविधान बनाया। और इसीलिए संविधान बनाते समय हमारी जो विरासत थी लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की, वो हमने लगातार इस संविधान के माध्यम से इस देश को दी। और इसीलिए हम ऐसी परंपराएं जो हमारी विरासत में रही है, इन परंपराओं पर फिर कैसे हमारे विधानसभा, लोकसभा की इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और बेहतर और कैसे श्रेष्ठ बनाते हैं, इसके लिए सीपीए के अंदर विधानसभाओं के मंडलों के अध्यक्ष और वापस में चर्चा संवाद करते हैं। चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईसीआई ने भ्रामक खबरों पर लगाम कसने की कवायद भी अब तेज कर दी है और इसी कड़ी में ईसीआई ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ काम करने वाले अपने मीडिया अधिकारियों के लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया है। इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि भारत में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं। मीडिया अधिकारियों के लिए कानूनी, तथ्यात्मक और नियम आधारित सूचनाओं को समय पर और समन्वित तरीके से संप्रेषित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी है कि मतदाताओं और अन्य हितधारकों को समय पर सत्यापित और प्रामाणिक जानकारी मिले और वो गलत जानकारी से गुमराह ना हो। इसमें उन्हें एसआईआर की संवेदनशीलता के साथ इसकी पूरी प्रक्रिया, इसमें आने वाली चुनौतियों और उठने वाले सवालों से रूबरू कराया जाएगा। आयोग देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया अगले माह शुरू कर सकता है। दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित कथित साजिश से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन जमानत याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ कर सकती है, जबकि मिरान हैदर की जमानत याचिका पर सीजेआई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच सुनवाई करेगी। इन सभी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। समाचार में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ।
और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार की प्रगति की सराहना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार को राज्य के उज्जवल भविष्य का आधार बताया। गोयल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और आम जनता को राहत पहुंचाने जैसे मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की ऐतिहासिक विरासत के साथ यहां का युवा वर्ग भी तेजी से उद्यमिता की ओर बढ़ रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य देने का कर्मठ काम, चाहे वो सामान्य जनता को राहत देने की बात हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, इनकम टैक्स में छूट, जीएसटी को कम करके लोगों को और सुविधा देना कि वो रोजमर्रा के खर्चे उनके कम हो, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता देना, बिहार का एक एक युवा युवती उद्यमी बनेगा। बिहार का मखाना अब दुनिया भर के बाजारों में पहुंच रहा है और इसी कड़ी में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एपिडा द्वारा मिथिला मखाना की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा रवाना किया। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान मार्गदर्शन में हम लोकल गोज ग्लोबल की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग क्षेत्र में अपर रिम्बी में आधी रात को हुए भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग लापता हैं। यह भूस्खलन इतना भयावह था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और एसएसबी जवानों के साथ मिलकर बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से 2 घायल महिलाओं को निकालने में कामयाबी हासिल की। एसपी गेजिंग शेरिंग शेरपा के अनुसार सफल निकासी और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाने के बावजूद इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और 3 अभी भी लापता हैं। भारतीय रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद जीजेईपीसी ने सऊदी अरब आभूषण प्रदर्शनी SAJEX 2025 का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी जिद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास, रियाद स्थित भारतीय दूतावास और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हो रही है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत सऊदी व्यापार संबंधों को मजबूत करते हुए खाड़ी सहयोग परिषद GCC और वैश्विक बाजारों में नए अवसर उपलब्ध कराना है। ये प्रदर्शनी 11 से 13 सितंबर तक जिद्दा सुपरडोम में आयोजित की जा रही है। इसमें 250 बूथों पर 200 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इसके 2000 से अधिक व्यावसायिक आगंतुकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। नई दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक सर्जियो गोर ने ट्रंप मोदी संबंधों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दुनिया भर में महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। सीनेट में अपनी नियुक्ति के दौरान गोर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। गोर ने कहा कि वो भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार, रक्षा प्रणालियों के विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देना तथा महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को पूरा करना शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की 140 करोड़ की आबादी और भारत के तेजी से विकास करते हुए मध्यम वर्गीय लोग अमेरिका के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक अनेक अवसर देते हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए विनाशकारी विद्रोह के बाद अब अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज हो चुकी है। राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल में बिगड़े हालात को ध्यान में रखते हुए अंतरिम सरकार के जल्द गठन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में कई अहम बैठकें भी हुई हैं। प्रधानमंत्री के रेस में सुशीला कार्की सहित
कई नाम सुर्खियों में हैं। वहीं अग्रिम सरकार में नेतृत्वकर्ता के नाम पर मतभेद भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लगाने में समय लग रहा है। इस बीच सबसे अधिक संवेदनशील जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में आज भी शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा जारी रहेगा। वहीं देश विदेश सभी जगह से नेपाल के युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हालांकि गुरुवार को किसी बड़े हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल जल्द वापस शांति की राह पर होगा। इधर ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के एक पैनल ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को साल 2022 में चुनावी हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की कोशिश का दोषी ठहराया है। 5 में से 4 जजों की पैनल ने बहुमत से बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर डिमोरोज ने सजा सुनाते हुए घोषणा की कि अदालत के बहुमत से बोल्सोनारो को एक सशस्त्र आपराधिक संगठन का नेतृत्व करने, लोकतांत्रिक कानून के शासन को हिंसक रूप से समाप्त करने का प्रयास करने, तख्तापलट का आयोजन करने और संघीय संपत्ति और संरक्षित सांस्कृतिक परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया है। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि तख्तापलट की कोशिश योजनाबद्ध थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूस द्वारा कथित ड्रोन घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा करेगी। पोलिश राष्ट्रपति ने इसे रूस की ओर से वॉर्सो और नाटो की प्रतिक्रिया को चेक करने का एक तरीका करार दिया है। घटना के बाद पोलैंड ने सख्त कदम उठाते हुए अपनी पूर्वी सीमाओं बेलारूस और यूक्रेन के साथ अपनी पूर्वी सीमाओं पर ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहां छोटे हवाई यातायात को भी सीमित कर दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरकोस्की से बात की। एक्सपर्ट जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि आज पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरकोस्की से बात की। उन्होंने पोलैंड की सुरक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर अपनी चिंता व्यक्त की। मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने और यूक्रेन संघर्ष के स्थायी समाधान का पक्षधर है। खेल की खबरों में हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के 2 खिलाड़ी लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5वीं वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी कोडाई नारुका को मात दी। आयुष ने ये मैच 21-19, 12-21, 21-14 से अपने नाम किया। इससे पहले लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के ही एक अन्य खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय को मात दी। लक्ष्य सेन ने प्रणॉय के खिलाफ मैच 15-21, 21-18, 21-10 से अपने नाम किया। दिल्ली में वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत यमुना नदी के पश्चिमी किनारे बांस पर आधारित बांसेरा पार्क बनाया गया है। तो आइए चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की इसी बांसेरा पार्क से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बांस, जिससे अब तक आपने झोपड़ियां, घर और सजावटी सामान तैयार होते ही देखा होगा, या फिर बांस से बने फर्नीचर के बारे में ही आप जानते होंगे। लेकिन अब देश के दिल दिल्ली में बांस का एक पूरा जंगल बसाया गया है। राजधानी में बांस की थीम पर इस पार्क को तैयार किया गया है, जिसका नाम है बांसेरा। दुनिया भर में ऐसे तो कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा पौधा है जो धरती पर सबसे ज़्यादा तेजी से उगने के लिए जाना जाता है। चीन के बाद भारत दुनिया में सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है। हिंदुस्तान के अंदर बांस की तकरीबन 136 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में यमुना नदी के किनारे पर एक बैम्बू थीम बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने इस पार्क को बांसेरा पार्क नाम दिया है, जो आज राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक नया बसेरा साबित हो रहा है। यमुना नदी के किनारे तैयार ये बांस का एक जंगल है। यहाँ हर चीज बांस की मदद से ही तैयार की गई है। शहर की दौड़भाग भरी जिंदगी और शोरगुल के बीच सुकून के कुछ पल और शांत वातावरण में खुद को फिर से तरोताजा करने का मौका इस थीम पार्क में आपको मिलेगा। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं
उससे पहले यहाँ पे पूरा झुग्गी झोपड़ी और कूड़े का मैदान था। फिर सरकार ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया, जिसमें मेन श्रेय जो है वो दिल्ली के एलजी को जाता है। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा डेवलप किया है और अच्छा कर ही रहे वो काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में तकरीबन 15 हेक्टेयर में बना ये थीम पार्क दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का इकलौता बांस की थीम पर बना पार्क है, जिसमें लगभग 25 प्रजातियों के करीब 30,000 बांस लगाए गए हैं। पार्क के बाहर चारदीवारी हो या फिर पार्क के अंदर साज और सज्जा का साजो सामान, सब कुछ बांस से ही बनाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हफ्ते यहाँ पर आऊँ अपनी फैमिली को लेकर के। मुझे बहुत अच्छा सुकून, ये पानी का व्यू, अच्छा फुहारा, साउंड बहुत अच्छे लगे। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सब फैमिली के लिए आए घूमे। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बहुत अच्छी पार्क बनाई। बांसेरा पार्क के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो इसमें कुल 3 जोन देखने को मिलते हैं। एक पूरा हिस्सा बांसों के लिए डेडिकेटेड किया गया है। बांस के इस बगीचे में आप प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हजारों प्रकार के फूलों के बीच सड़कें, बेंच और एक घास का विशाल मैदान भी बनाया गया है। पार्क के अंदर का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्पॉट है यहाँ पर बना चांद के आकार का प्रतीक, जहाँ से हुमायूं के मकबरे का खूबसूरत नजारा दिखता है। साथ ही चांद की प्रतिकृति के पास बैठकर शांतिपूर्ण माहौल का आनंद भी लिया जा सकता है। पार्क के अंदर एक लेक व्यू भी बनाया गया है, जहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है। किसी समय में दिल्ली का डंपिंग ग्राउंड आज बांसेरा पार्क की तरह डेवलप किया गया है, जहां आप आकर न सिर्फ हरियाली देखेंगे, 30,000 बांस के पौधे देखेंगे, बल्कि अगर शाम को यहां पर फाउंटेन पर लाइट एंड साउंड का भी परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं। बांसेरा का मतलब है बांस का बसेरा और इसके मुताबिक ही पार्क में बैठने के लिए बांस की झोपड़ियां हैं, तो बच्चों के लिए झूले भी। हाथी और शेर की मूर्तियां भी बांसेरा पार्क की खूबसूरती को अद्वितीय बनाती हैं। पार्क के अंदर बांस से बना एक फूड कोर्ट भी है। परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक स्पॉट्स है और उसी के अंतर्गत ये हमारा एक कैफ़े डेवलप हुआ है जो बैम्बू थीम बेसिस पे आधारित है, जहां हम मल्टी कुजिन फूड सर्व करते हैं। हर साल वायु प्रदूषण की मार झेलने वाली राजधानी दिल्ली के लिए बांसेरा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरे पेड़ के मुकाबले बांस 30% अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए परिवार के साथ शांति और सुकून के पल बिताने के लिए बांसेरा आज एक नया बसेरा साबित हो रहा है। जहां कभी लाखों टन कचरा, मलबा और अतिक्रमण था, वहां अब तकरीबन 30,000 बांस के पेड़ 30 फीट से भी ऊंचे खड़े हैं। बांसेरा पार्क को दिल्ली सरकार की वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत बनाया गया है। दिल्ली में यमुना किनारे नेचर, खूबसूरती और सुकून का मुकम्मल पैकेज है बांसेरा पार्क। तो अगर आप भी प्राकृतिक सैर और परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो आपको भी दिल्ली के बांसेरा पार्क का रुख जरूर करना चाहिए। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली।